हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के कुछ और पॉइंट्स को। इससे पिछले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स को कवर किया था और वहां पर हमने जाना था वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। वहां पर हमने डिस्कस किया था मोशन के टाइप्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज काइनेमेटिक्स का, मोशन का एक और। तो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। हमने जाना था कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वेलोसिटी को बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। बट जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। उसी प्रकार से अब आगे बात करेंगे। मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रही है, वो बदल रही है समय के साथ। मतलब कि एक टाइम पर तो कुछ उसकी वेलोसिटी थी, जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वेलोसिटी थी, उसके बाद कुछ समय बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। इसी प्रकार से अगर उसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है तो यहाँ पर एक नई टर्म, नया कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो बात करेंगे एक्सेलरेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये होता है क्या? एक्सेलरेशन। तो जितनी रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ये होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे त्वरण का कॉन्सेप्ट कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की में, तो उसका, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका जो रेट होगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब चेंज होने से मतलब क्या है? चेंज होने से मतलब ये है बढ़ भी सकती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और कम भी हो सकती है, घट भी सकती है। चेंज होने से मतलब किसी भी चीज़ से है कि या तो वो बढ़े या फिर कम हो, सेम ना रहे, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। मान लीजिए अगर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है तो वहाँ पर क्या बोला जाता है? इफ velocity of object increases, अगर इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है एक्सेलरेशन। लेकिन अगर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, velocity decreases with time, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये होता है रिटार्डेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन। तो ये दोनों क्या है? एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन की जो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में आता है और जो रिटार्डेशन होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब जो आपका डेल्टा वी है, दैट इज जो चेंज इन वेलोसिटी है, वो अगर जीरो हो जाए, डेल्टा वी अगर जीरो होगा तो वहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, और अगर टाइम के साथ जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन देखिए दो तरह से हो सकता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है एट अ पर्टिकुलर टाइम, व्हाट इज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है?
जहाँ पर जो टाइम है, टाइम के साथ जो स्पीड में चेंज है वो कांस्टेंट है। मतलब 1 मिनट में अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हर मिनट में वो 2 किलोमीटर ही चेंज हो रही है। ठीक है, जो चेंज है वेलोसिटी में, अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, टाइम के साथ ज़्यादा, मतलब पहली मिनट में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चेंज हो रही है, अगले मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चेंज हो रही है, तो इस हिसाब से जो टाइम है, टाइम के साथ जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो आपका बोला जाता है वो कहलाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये हुआ एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। तो हमने वेलोसिटी जाना, हमने स्पीड जाना, हमने डिस्टेंस को स्टडी किया। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझा इससे पिछली वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, और सभी जनरल साइंस के जो एग्जाम्स होते हैं, जनरल साइंस के पोर्शन में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी आता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं, और जनरली जो ये यहाँ पर आपको थ्योरी समझाई गई है, जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है अपने जनरल साइंस की प्रिपरेशन करते समय। तो चलिए अब हम बात करेंगे मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो होती हैं 3। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस इन फिजिक्स। नंबर 1, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v = u + at। और जो बात करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो सेकेंड इक्वेशन मोशन होती है s = ut + ½ at²। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वो होती है v² = u² + 2as। ये है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड। तो चलिए जान लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो v है वो होती है ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से मोशन होती है, यहाँ से गति होती है और यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो था, अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, तो यहाँ पर जो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रेस्ट से चलना शुरू करेगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट में था शुरू में, इसलिए ये जो है u, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर सबसे लास्ट में v है, ठीक है, सबसे लास्ट में जो वेलोसिटी गेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जो v है वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और जो u है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी, जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जो a है, a क्या है? a अभी हमने डिस्कस किया, a है एक्सीलरेशन, और t क्या है? वो है टाइम। और यहाँ पर एक और नई टर्म आ रही है, देखिए ये तो बात हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो क्या है? v = u + at। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो s, यहाँ पर s देख लेते हैं। s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस टाइम में, जबकि इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v गेन करी है ऑब्जेक्ट ने टाइम t में, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितनी दूरी तय की है, वो है क्या? वो है s। ठीक है, तो s है ये, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। ठीक है, तो सभी टर्म्स को हमने यहाँ पर जान लिया है। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये
डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी और थ्योरेटिकली भी इनको पूछा जाता है कई बार जनरल साइंस के पोर्शन में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यही जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इन्हीं में अगर मान लीजिए ये तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन कई प्रकार का होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई बॉडी इस तरीके से सीधी रेखा में गति करती है उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसको क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट के, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के दोनों तरफ एक निश्चित समय में इस तरह से आगे पीछे गति करती है, इसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, इसको कहते हैं हम वाइब्रेशनल मोशन। एक होती है रोटेशनल मोशन, एक होती है रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन से अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद दोहराए तो वो क्या कहती है? वो कहलाती है रोटेशनल मोशन। और एक होती है सर्कुलर मोशन, एक होती है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर चल रही है, ठीक है, अगर सर्कल के पाथ पर चल रही है तो उस बॉडी की मोशन सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो ये कई प्रकार की मोशन होती है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, अगर कोई बॉडी जो है सीधी रेखा में गति कर रही है तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पर लगानी है। तो अब हम बात करते हैं बॉडी, अगर मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पर खड़े होकर के नीचे से ऊपर की साइड फेंकते हैं, ठीक है, और या फिर हम ऊपर से किसी बॉडी को नीचे फेंकते हैं। तो इस फॉलिंग में या फिर ऊपर फेंकने में क्या होगा? यहाँ पर जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम करता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? जो कि हमारी अर्थ, ग्रेविटी क्या होती है? हमारी जो अर्थ है वो सभी बॉडीज पर एक प्रकार का क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी जो ये है, ग्रेविटी के अंडर इस फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन पैदा होता है किसी भी बॉडी के मोशन में, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन के अंडर या फिर कहें कि ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होती है वहाँ पर ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इनका क्या फॉर्म चेंज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनमें किस प्रकार से चेंज होता है। मान लीजिए अगर कोई बॉडी, ये हम सभी जानते हैं कि देखिए अगर मैं किसी बॉडी को इस तरह से ऊपर से फेंकती हूँ फिर नीचे आती है, तो नीचे ही क्यों आती है? इसीलिए आती है क्योंकि जो अर्थ है वो हर एक बॉडी पर उसके मास के अकॉर्डिंग क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? नीचे की साइड होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी भी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है? हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है, ठीक है। तो जी की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है। हम डायरेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस पर
क्या करते हैं, इस पर डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। यहाँ पर डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन में, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन देखेंगे तो जी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा ऊपर से नीचे की साइड होती है, क्योंकि फोर्स जो है नीचे की साइड ही लगता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो कि पहले अभी हमने डिस्कस की, v = u + at थी, ठीक है। अगर मान लीजिए केस ये है कि यहाँ पर हम नीचे खड़े हैं, नीचे से ऊपर की साइड कोई बॉल फेंकी जाती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड थ्रो किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी, वो होगी 0, और ये इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर क्या दिखाएंगे, u दिखाएंगे। तो नीचे से जब हम इसको ऊपर की साइड फेंक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो और जो g है, g की जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये बॉल ऊपर की साइड जा रही है तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर इसमें जो हम a लेते हैं तो a की जगह पर क्या लिया जाएगा, -g यहाँ पर लेंगे, ठीक है। a की जगह पर हम यहाँ पर -g ले लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली क्या बन जाती है, v = u a की जगह पर -g हो जाएगा, तो -gt, ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इस केस में ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर की साइड किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तब। अब बात करेंगे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की। इस केस में देखिएगा दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s = ut + ½ at²। तो ये क्या बन जाती है, ये हो जाती है ut, u यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, +½ और यहाँ पर a की जगह पर हम क्या ले लेंगे, -g, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर gt²। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। अब देखिएगा ये जो s है ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये ऊंचाई की तरफ जा रही है तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, इसको हम h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर h है, s लेना चाहें तो s भी ले सकते हैं, तो ये हाइट हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पर h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो जाती है h = ut -½ gt²। इस केस में जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये बन जाती है। अब बात करें अगर थर्ड इक्वेशन की, तो v² = u² + 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको h लिख रहे हैं और जो a है उसको -g लिख रहे हैं, तो v² हो जाएगा u² -2gh। तो ये हो जाती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस केस में, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की साइड थ्रो कर रहे हैं तब। इस मोशन अंडर ग्रेविटी में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन जाती। तो अब अगर मान लीजिए इसके अपोजिट मोशन हो रही है, अपोजिट मोशन का मतलब क्या है, बॉल जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की साइड आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, तो बॉल की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो जाएगी, और इसमें जो साइन है वो नेगेटिव ना आकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। इस केस के लिए जो ये तीनों इक्वेशंस हैं यहाँ पर क्या बन जाएंगी, सिर्फ यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, यहाँ पर भी माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। किस केस में, जब ऊपर से लेकर नीचे की साइड को ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस कंडीशन में ये इक्वेशन ऑफ मोशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो इनको अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आज हमने बात करी इस वीडियो में थ्योरेटिकली इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वहाँ पर इनको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो आज हमने थ्योरेटिकली एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को, रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस को हमने जाना कि क्या होती हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।